नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक भूगोल। ज्योग्राफी से आपने देखा होगा कि सभी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के लिए आपकी तैयारी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सभी परीक्षाओं में ये वीडियो आपका काम आने वाला है। ये प्रश्न सारे आपके एनसीईआरटी पर आधारित हैं, यानी कि सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। चलेंगे दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, नोक्लिकाई झरना किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन दिए हैं केरल, असम, मणिपुर, मेघालय। इसके राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाता है मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि इसका सही आंसर मेघालय है। अगर इसके डिटेल की बात करते हैं तो नोक्लिकाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। कहां पर है? चेरापूंजी में है। यह 1115 फुट जो है क्या है, ऊंचा है, और इसकी चौड़ाई जो है 75 फीट है, और मीटर में अगर ऊंचाई की बात करें 340 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा अगला क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? पहला आपका दिया है टैगा में, या टुंड्रा में, या तीसरा दिया है चपरल में, और चौथा आपका दिया है सपाना में। इसके राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा में। क्यों नहीं है, इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध है। अगर बात करते हैं भैया ध्रुवों की, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पर क्या होता है भैया, बर्फ जमी रहती है। अगर बर्फ जमी रहेगी तो वहाँ पर वनस्पतियाँ जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, ज़्यादा नहीं होंगे, तो वहाँ पर जो है भैया बायोम जो है नहीं बन पाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। दूसरा दिया है, खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है। और तीसरे की अगर बात करते हैं, खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही स्थित हैं। अब इसके ऑप्शन दिए आपके देख सकते हैं। ऑप्शन आपके दिए हैं कि इसमें से पहला दूसरा सही है केवल, या केवल दूसरा तीसरा सही है, या फिर केवल पहला या तीसरा सही है। अगर चौथा ऑप्शन देखते हैं तो इसमें तीनों दिए हैं। अगर सही आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 1 और 3 जो ऑप्शन हैं आपके वही सही हैं। इसके बारे में नोट्स में हम डिटेल में जान लेते हैं। उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े क्या हैं, अलुवियम निक्षेप हैं। हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। खादर क्षेत्र की रचना नई अलुवियम से हुई है। ये निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में है? यानी कि जो थार मरुस्थल भैया है राजस्थान में, वो कितना हिस्सा जो है भैया उसका क्षेत्रफल का घेरे हुए है? पहला आपका ऑप्शन है 30%, दूसरा है 40%, तीसरा है 60%, और चौथा दिया है 70%। अगर सही आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60% क्या है, घेरे हुए है। थार मरुस्थल जो है भैया विश्व का सबसे बड़ा यानी कि 10वें नंबर का मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, ग्लेशियर से पिघलने, बाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने का क्या कारण है? ऑप्शन आपके दिए हैं अपक्षरण, गलिंग, क्रीप या प्लंगिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा हमारा अपक्षरण। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या सही आंसर हो जाएगा? अपक्षरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको डिटेल में जान लेते हैं। ग्लेशियर में बाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा अभी उत्तराखंड में एक घटना हुई थी। क्या हुआ था भैया? ग्लेशियर टूट के आ गया था,
जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं मारे गए थे और बहुत सारे लोग इसमें अभी तक लापता हैं, यानी कि 200 से प्लस जो जनसंख्या इसमें थी भैया, जो लोग हैं इसमें करीब मारे गए थे। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? चलिए जान लेते हैं। आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला है मोरेन, दूसरा है ड्रमलिन्स और तीसरा है केटल और चौथा है क्या, स्क्रेरी, चौथा ऑप्शन दिया है। अगर सही आंसर की दोस्तों बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा स्क्रेरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। स्क्रेरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है। स्क्रेरी किसे कहते हैं? यानी कि एक छोटा सा जो पथरीला द्वीप होता है ना, उसे हम स्क्रेरी कहते हैं, जहां पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे हम क्या कहते हैं? लो सी स्टेक भी कहा जाता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, डेमियर होजिस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन दिए हैं, खम्बात की खाड़ी से संबंधित है, फिर दूसरा दिया है पलक जल डमरू मध्य से है, या तीसरा दिया है अंडमान व निकोबार, जिसे हम अंडमान निकोबार कहते हैं, द्वीप समूह से संबंधित है, या चौथा दिया है सुंदरबन से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं, इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरबन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नोट्स में क्या दिया है। डेमियर होजिस रेखा जो है काल्पनिक रेखा है, जिसे 1829 और 30 में खींचा गया था। यह रेखा जो भैया है कहाँ है? सुंदरबन के डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समांतर स्थित है। और ये सुंदरबन का डेल्टा कहाँ बनता है भैया? जो पानी है ना गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो समुद्र में गिरता है, वहां पर जो है सुंदरबन का डेल्टा बनता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? आपके ऑप्शन दिए हैं, उत्तरी पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, दूसरा दिया है चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है, या थार मरुस्थल में तूफान आता है, और चौथा दिया है हिमालय में तेज हवाओं का चलना होता है। अगर इसके आंसर की बात करते हैं दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में जान लेते हैं। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में क्या होती है? शीतकालीन वर्षा होती है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा नमक उत्पादित किया जाता है? राजस्थान में होता है क्या, गुजरात में, या तमिलनाडु में, या फिर ओडिशा में? इसके सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका जो है राइट आंसर इसका गुजरात हो जाएगा। चलिए अब हम डिटेल में जान लेते हैं। भारत में प्रतिवर्ष कितना होता है? 160 लाख टन नमक उत्पादन किया जाता है। यानी कि 160 लाख टन का उत्पादन होता है। भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। और इसमें सबसे आगे कौन सा है? सबसे आगे गुजरात, फिर आपका राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा में भी गंजमपुरी और बलासोर में लगभग 30,000 टन जो है भैया नमक का उत्पादन किया जाता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अगर बात करते हैं अलमट्टी बांध की तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका है कृष्णा नदी, दूसरा है कावेरी नदी, और तीसरा है तुंगभद्रा नदी, और चौथा है मलप्रभा नदी। इसके आंसर की बात करते हैं दोस्तों तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। इसका राइट आंसर जो है कृष्णा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अगर डिटेल की बात करते हैं तो अलमट्टी बांध परियोजना जो है उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हो गई थी। चलेंगे दोस्तों अपने
अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। अगर बात करते हैं भार चुक्की प्रपात की तो किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑप्शन आपका पहला दिया है कर्नाटक में है, दूसरा है आंध्र प्रदेश में, तीसरा है तेलंगाना में और चौथा दिया है तमिलनाडु में। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए दोस्तों तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसका सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। भार चुक्की प्रपात बंगलौर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में यह जल प्रपात शिवनासमुद्रम प्रपात का ही हिस्सा है, यानी कि जो शिवनासमुद्रम प्रपात है उसी का हिस्सा ये क्या है, भार चुक्की प्रपात है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है भारत और ओमान रिफाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है। पहला आपका ऑप्शन दिया है, पहला देख लेते हैं, ये दिया है बोगाई गांव रिफाइनरी, दूसरा है वीना रिफाइनरी और तीसरा है हल्दिया रिफाइनरी और चौथा दिया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। अगर इसके आंसर की बात करते हैं दोस्तों तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है वीना रिफाइनरी, इसका सही आंसर है। इसको डिटेल में जान लेते हैं। वीना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। इस तेल शोधन की स्थापना वर्ष 2011 में भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड ने की थी। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडा देने के लिए करते हैं। ऑप्शन आपके हैं देवी नदी, दूसरा है पेन्नार नदी और तीसरा है हुगली नदी और चौथा दिया है भीमा नदी। इसके सही आंसर की अगर बात की जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर दिया है देवी नदी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करते हैं तो देवी नदी जो है महानदी के एक प्रमुख शाखा है। यह ओडिशा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है, यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें मक्के का ज्यादा प्रयोग किया जाता है भोजन के रूप में। चलिए देख लेते हैं। पश्चिमी यूरोप में या रूस में या फिर मध्य अफ्रीका में या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में। अगर इसके सही आंसर की बात करते हैं दोस्तों तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य अफ्रीका में मक्का भोजन के रूप में ज़्यादा प्रयोग की जाती है। डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें क्या होता है भैया, इसमें विटामिन ए, सी, ई और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। मेन चीज इसमें क्या है भैया, ए, सी, ई और क्या इसमें भैया 3 जो विटामिन पाई जाती हैं ए, सी और ई, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनती है। आपके ऑप्शन दिए हैं बिहार और पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम और अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है असम और पश्चिम बंगाल और चौथा है बिहार और झारखंड। अगर इसके आंसर की बात करते हैं दोस्तों तो आंसर क्या हो जाएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। किसके बीच, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच ये सीमा का निर्माण करती है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। आपको इसका सही आंसर बताना है। अरुणाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है या पंजाब में है या फिर आपकी उत्तराखंड में है, या कहाँ पर है, या फिर आपके उत्तराखंड में है, कहाँ पर, आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, यानी कि जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व आगे नीचे देख लेते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई जो है 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला आपका दिया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा दिया है सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति वन और तीसरा दिया है
भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, या फिर आपका चौथा दिया है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आपको इसका सही आंसर करना है। सही आंसर की अगर बात करते हैं दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शन दिए हैं, टेरेंस वेनेन थे, या डंकन चेस्लेल थे, या तीसरा आपका दिया है राइनहोल्ड मैसनर थे, या फिर आपका डी ऑप्शन दिया है जीन त्रोइल्ले थे। अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाता है राइनहोल्ड मैसनर, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल में जान लेते हैं और ये कहाँ के रहने वाले थे और इन्होंने कब किया था। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। जर्मनी के राइनहोल्ड मैसनर ने 1978 में पीटर हाइबलर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन आपके 4 दिए। पहला दिया है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, दूसरा दिया है 7 डिग्री 4 मिनट से 39 डिग्री 6 मिनट। ऐसे ही आपके 2 ऑप्शन और दिए हैं। अगर इसके आंसर की बात की जाए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भैया ए वाला 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है। भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री से 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच अक्षांश स्थित है। और अक्षांश आपके दिए भैया है 68 डिग्री 7 से 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए देख लेते हैं। प्राचीन पहाड़ियां भारत के किस देश के साथ सीमा निर्माण करती हैं? जो प्राचीन पहाड़ियां भैया हैं किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? इसके आपके ऑप्शन दिए हैं, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, या नेपाल या चीन के साथ। अगर इसके आंसर की बात करते हैं दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो काचिन की पहाड़ियां हैं म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचिन के राज्य में स्थित हैं। ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती हैं। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।